Hello students, welcome to this lecture on geometric transformations. तो ये आपका सेकंड यूनिट यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें हमने डिस्कस करनी है कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, मोस्टली R2 स्पेस में, प्लेन में ही। तो ट्रांसफॉर्मेशंस भी समझो फंक्शंस का ही एक स्पेशल टाइप है जो कुछ स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि एग्जांपल्स है आपके पास डायलेशन, रोटेशन वगैरह, ये ऐसी होती है कि ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं उनको थोड़ी उनकी पोजीशन चेंज कर देती है, या जैसे डायलेशन का साइज सेम कर देती है, लेकिन कुछ चीजें सेम भी रखती है। ठीक है, जैसे शेप हो सकता है सेम रहे। अब रोटेशन से शेप एक सेंस में सेम ही रहती है, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस आती हैं। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस को हमने स्टडी करना है। ठीक है, और उनका मैट्रिक्स से क्या रिलेशनशिप है, कि क्या वो ट्रांसफॉर्मेशंस आप मैट्रिक्स की मदद से भी बना सकते हो या नहीं। ठीक है, तो मोरलेस आपका इसमें यही है, विद इन द स्पेस R2 ही हमने स्टडी करनी है कुछ खास तरह के फंक्शन जो डायलेशन करते हैं। अब ये कैसे होंगे, जैसे कि आप ये देख लो, मान लो आपके पास ये R2 स्पेस है, इसमें हम ये फिगर बना रहे हैं। ठीक है, इसी फिगर के ऊपर मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ जिससे कि ये फिगर थोड़ी डायलेट हो जाती है, जैसे यहाँ बन जाती है, लेकिन शेप ऐसी रहे। तो ऐसी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम कहेंगे ये डायलेशन होगी इस फिगर की, या इवन और से सिंपल ले आप अगर ये वाली शेप ले रहे हो, इस पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो, कोई फंक्शन फंक्शन किस पे लगा रहे हो, R2 के इस सेट के ऊपर। ये R2 में ही है ना, ये प्लेन के ऊपर एक सेट है। ठीक है, तो यानी कि हम बोलेंगे R2 का ही सबसेट है ये। इस पे कोई रोटेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो जिससे कि ये जो ट्राइंगल है ये थोड़ी रोटेट हो जाती है, जैसे इसका जो ये वर्टेक्स है ये थोड़ा ऐसे हो जाता है। तो बाकी इसमें वही रहा, इसकी साइज भी वैसा रहा, डायमेंशन वैसी रही, लेकिन थोड़ी सी रोटेशन होगी। तो ये एक किस्म की ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इन ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन ट्रांसफॉर्मेशंस को हमने मैट्रिक्स से कैसे जनरेट करना है, तो वो हमने स्टडी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि यूजिंग एनी मैट्रिक्स हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं R2 में, इनफैक्ट Rn में। तो वो कैसे है, उसके लिए पहले आप एक एग्जांपल देख लो। हमने यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स लिखा है। इनफैक्ट देखो, पिछले यूनिट में हम मोस्टली जब मैं R3 की बात करता था या R2 की बात करता था, तो इनके एलिमेंट्स में कैसे लेता था। R3 में मैं ऑर्डर ट्रिपलेट लेता था, ABC। R2 में मैं एलिमेंट्स लेता था इस तरह से XY, ऑर्डर्ड पेयर। तो मैं, लेकिन इस स्पेस यूनिट, सेकंड यूनिट में हमने काफी मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करने का कोई वैसा रूल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस नोटेशन और दिस टर्मिनोलॉजी, हम इसको मैट्रिक्स वाली टर्मिनोलॉजी भी दे सकते हैं। बेसिकली R3 के एलिमेंट के लिए हमें चाहिए तो क्या है, जरूरी थोड़ी हमें इसी फॉर्म में लिखना है। R3 या स्पेस का कोई भी पॉइंट है, उसके लिए हमें बस इतना चाहिए कि 3 एक्सिस हो, और उन 3 एक्सिस पे उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको बताने वाले 3 रियल नंबर। उनको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिख सकते हो, ABC, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में, एक 3x1, 3 रोज और 1 कॉलम। और सिमिलरली कोई पॉइंट आपने बोला जैसे 2 5 है, इस स्पेस में ये पॉइंट है, से x कोऑर्डिनेट 2 ले लिया, y कोऑर्डिनेट 5, ये पॉइंट 2, 5। तो जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट को मैं इसी तरह लिखूं, एज ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ब्रैकेट में डाल के पैरेंथेसिस में, उसकी बजाय मैं इसको एज दिस मैट्रिक्स भी लिख सकता हूँ, 2 5। मुझे बताने तो 2 पॉइंट्स ही हैं। तो आप ये नोटेशन की बजाय ये नोटेशन भी समझो तो इक्विवेलेंट नोटेशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें लिख रहा हूँ तो ये कुछ अलग चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि दिस 2, 5 दिस इज एलिमेंट ऑफ R2, तो आपने समझ जाना है कि हाँ, ये भी वैसा ही एक एलिमेंट है जिसमें 2 रिप्रेजेंट कर रहा है x कोऑर्डिनेट को, एंड 5 रिप्रेजेंट्स द y कोऑर्डिनेट। So any element in R2 can be expressed as a 2x1 मैट्रिक्स। ठीक है, और फर्दर सिर्फ ऐसा नहीं कि एलिमेंट्स ही हम ऐसे बना रहे हैं। आप देखो, जो हम R2 स्पेस थी उसमें एडिशन कैसे करते थे, एक्स वाई की एडिशन P के से हम कैसे करते थे, अगर हमने इनको प्लस करना है तो वो ये बनता था, x प्लस पी एंड y प्लस क्यू। तो आप देखोगे कि ऐसे ही आप एडिशन यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं एक्स वाई प्लस पी क्यू करूं तो एज 2x1 मैट्रिक्स में वही रूल चलेगा, एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, जो कंपोनेंट वाइज एडिशन का था। तो एक तो एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर के हैं वो आप ऐसे लिख सकते हो, और एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर के हम ऐड करते थे, वो वही रूल था जैसा हम
एक 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करते हैं। तो मतलब वेक्टर एडिशन का रूल भी वैसा ही था और उस वजह से वो जो 5 प्रॉपर्टीज है वो वैसे ही बनेगी। उसमें जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 0 था, अगर हम ये टर्मिनोलॉजी लेके चलेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट वुड बी द नल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1। सिमिलरली जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज थी वो उसमें इस तरह की थी, अल्फा इंटू ए बी इज इक्वल टू अल्फा ए अल्फा बी। तो यहाँ भी खास फर्क नहीं है, अगर अल्फा को हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स में भी वही प्रॉपर्टी होती है कि अल्फा को हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही बन रही है, ये और ये इक्विवेलेंट ही है उस सेंस। तो उस वजह से जो मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, वो भी बिल्कुल सिमिलर है। बस वहाँ पे जैसे आपके पास से हमने एलिमेंट को 1 को मल्टीप्लाई करना होता था ए बी से, यहाँ पे हम तुम्हारे पास ए बी आता था M5 प्रॉपर्टी में। यहाँ पे 1 को हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और सिमिलरली बाकियों में भी। तो आप ये समझ सकते हो कि R2 का कोई भी जो एलिमेंट है जिसको अभी तक हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते रहे, उसको हम 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली एनी एलिमेंट इन Rn, जैसे R3 तक तो आपने ऑर्डर ट्रिपलेट देखा था। Rn के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? उनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड n टपल्स, जिसमें कि इस तरह के एलिमेंट्स आप लिख सकते हो x1 x2 अप टू xn, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो उनको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो एज ए कॉलम मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स में वो कैसा होगा? x1 x2 अप टू xn। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आप देखो कि कैसे यूजिंग ए मैट्रिक्स हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ऑन दीज यूक्लिडियन स्पेसिस, ये जो Rn R2 R3 इस टाइप की जो स्पेसिस हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, जैसे आप ये मैट्रिक्स देख लो, ए क्या है? इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब आप ये वाले एग्जांपल देख लो, हमारे पास x है 1 3 -4 और ये किसका एलिमेंट है? R3 का है। इनफैक्ट ये क्या है? दिस इज ए, अगर हम यहाँ से देखें 3 रोज और 1 कॉलम है, 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, लेकिन आप जैसे मैंने आपको बताया, इट कैन बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंटली एज एन एलिमेंट ऑफ R3, ठीक है। R3 स्पेस में ये एलिमेंट इस फॉर्म में आना था 1 3 -4, और इसी एलिमेंट को हम ये नोटेशन देंगे या इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। अब देखो, यूजिंग ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, मैं इस मैट्रिक्स को कोई इमेज दे सकता हूँ, या बोलो तो R3 के स्पाइन के करस्पॉन्डिंग कोई इमेज दे सकता हूँ। वो कैसे? एक ऑर्डर आप देख लो, एक मैट्रिक्स ही है, इनफैक्ट इसके कंपोनेंट्स रियल नंबर्स हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं इसमें। तो जब मैं इस मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हाँ, AX को आपको ये देखना है कि A के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या X के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। हाँ, ये 3 और ये 3 मैच कर गए, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और इनफैक्ट AX मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा? आपके जो फर्स्ट रो में आ जाएगा 1.2 प्लस 5.3 प्लस 4.-4, जो कि आप देख रहे हो ये 2 प्लस 15 यानी 17 माइनस 16 यानी कि 1 आ। एंड सिमिलरली यहाँ से सेकंड रो लेनी है और वहां से यही कॉलम लेना है, तो आपको -11 आ जाएगा, विच इज ए 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो यानी कि आपका देख लो ए ने क्या इफेक्ट लाया है। ए ने किया क्या है? ए ने किया ये कि ए का खुद का ऑर्डर था, 2 रोज थे इसमें और 3 कॉलम थे। इसने एक्स पे, जो इसके अपना ऑर्डर कैसा था 3 क्रॉस 1, उस पे मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट जो भी हमें दिया वो क्या बना? एक मैट्रिक्स बना जिसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बोला है? ये एलिमेंट हम समझ सकते हैं R2 का, और 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप समझ सकते हो R3 का एलिमेंट। जैसे कि ये है, इसको आप समझ सकते हो दिस इज इन R3। ए क्या है? एक सिंपली 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो फंक्शन बनाएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा एक्स में। जब हम ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा 2 क्रॉस 1 ऑर्डर। तो मोर जनरली, इसी एग्जांपल से आप इंस्पायर होकर देख सकते हो। मोर जनरली अगर ए का अपना ऑर्डर m क्रॉस n है, उसको अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या ले सकते हैं, अगर हमें वो स्पेस वाली फॉर्म में लेना है तो n क्रॉस 1, n तो लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे n है तभी मल्टीप्लाई होगा, और आगे 1 लेंगे ताकि वो स्पेस का एलिमेंट बन सके। अगर n3 है तो R3 का, n2 है तो R2 का। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो अगेन एक मैट्रिक्स आएगा, और इनफैक्ट उसका ऑर्डर कितना होगा? m क्रॉस 1।
So this would be an element of Rm and this would be an element of Rn. तो मोस्टली हम n और m 2 या 3 ही लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन फॉर जनरल आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स जब हम m क्रॉस n ऑर्डर का लेते हैं, उसकी मदद से हम Rn से Rm तक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है? फंक्शन इस सेंस में कि अगर x मैंने 1 3 -4 लिया था, तो ये R3 का एक एलिमेंट था। उसके साथ मैंने जब a से मल्टीप्लिकेशन की, तो जो मुझे एलिमेंट मिला वो 2 क्रॉस 1 का मिला। और करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 3 -4, दिस एलिमेंट 1 -11 इज यूनिक। जब आप 1 3 -4 पे ये a लगाओगे, तो इसके अलावा और कोई इमेज नहीं आएगी 1 -11 की। तो इसका मतलब R3 के और अगर कुछ और बदलोगे तो कुछ और आएगी। लेकिन इन एनी केस ये जो मैट्रिक्स A है, इसकी मदद से हम एक रूल डिफाइन कर सकते हैं, व्हिच एसोसिएट्स विद ईच एलिमेंट ऑफ R3 ए यूनिक एलिमेंट ऑफ R2। सो वी कैन से दैट A क्रिएट्स और इंड्यूसेस अ मैप फ्रॉम R3 टू R2। ठीक है? तो मतलब मैट्रिक्स की मदद से आप बना सकते हो फंक्शन। जैसे और सिंपल केस देख लो, जैसे आप ये वाला मैट्रिक्स ले लो, 2 क्रॉस 2 ही ले लेते हैं चलो। जैसे ये 1, ये 0, ये 3 और ये सिर्फ 5। ठीक है? A हम ये लेते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है आप देख सकते हो, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, मतलब वैसे ही m क्रॉस n। अब आप ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब ये जो A है ना, इसकी मदद से आप R2 से लेकर R2 तक एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। अब R2 क्या चीज़ है? R2 है प्ले स्पेस, जो प्लेनर स्पेस है हमारे पास। यानी कि R2 यहाँ पे ये डोमेन R2 ये स्पेस, इसको X ले लो। इधर से लेकर आप यहाँ तक एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। अब किस सेंस में फंक्शन? फंक्शन इस सेंस में कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे, उसकी इमेज मिल सकती है अंडर ए रूल। लेकिन वो रूल क्या होगा? फॉर एनी x इन R2 वी डिफाइन ए फंक्शन। हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू ax। और ये जो फंक्शन होगा, ये कहां से कहां तक होगा? फ्रॉम R2 टू R2। इस a की मदद से हम, क्योंकि इसका अपना ऑर्डर 2 था, 2 क्रॉस 2, इस 2 को हिसाब से आपने लेना है यहाँ पे, और इस 2 के हिसाब से आपने ये वाला कोऑर्डिनेट लेना। तो दोनों 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स था, तो ये दोनों 2 है। So for any x in R2, we define a function f from R2 to R2 as f of x is equal to ax। और ये देखो, ये हर पॉइंट पे इमेज देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो इसका x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है मान लो 2। ठीक है ना? x में ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 2। ठीक है? यहाँ से लेकर इधर तक 3 और यहाँ से। आप देखो, इस 3, 2 की इमेज होगी अंडर दिस फंक्शन, और वो R2 में ही होगी। वो कैसे हमें पता चलेगा? जैसे इन्होंने फंक्शन की डेफिनेशन दी है, दैट इंप्लाइज f ऑफ। अब इस 3 2 को मैंने इस तरह नहीं लिखना 3 2 के रूप में, इसी की इक्विवेलेंट नोटेशन मैट्रिक्स में क्या आएगी? 3 2। मैट्रिक्स में ये 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा, whose फर्स्ट जिस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट होगा 3, एंड द एलिमेंट इन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इज 2। so f of this 3 2 would be a हमारे पास है 1 0 1 0 3 5 इंटू x, यानी कि 3। तो आप देखो ये क्या रिजल्ट आता है? 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 2, तो 0 ये 3 ही रहेगा। ठीक है ना? और यहाँ से आएगा 3 3 द 9 प्लस 5 टू द 10, तो ये बन जाएगा आपके पास 319। यानी करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट 3 2 अंडर द फंक्शन f, इसकी इमेज कहाँ पे जाएगी? 3 19। x में 3 ही रखना, y में 19, काफी यहाँ पे पॉइंट होगा हाइट पे। तो ये 3 19 ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट की इमेज इधर चली जाएगी। ऐसे ही आप कोई भी R2 में पॉइंट लोगे, उसकी इमेज इधर R2 में कहीं ना कहीं पक्का मिलेगी। तो इसका मतलब ये एक फंक्शन डिफाइन करता है। ठीक है? तो इसका मतलब यूजिंग ए मैट्रिक्स वी कैन डिफाइन ए फंक्शन। If the matrix order is 2 cross 2, then we can define a function from R2 to R2. If the order of the matrix is 3 cross 2, then we can define a function from R2 to R3। ठीक है? उसी टर्मिनोलॉजी में, जैसे अगर आपके पास, तो आप मैंने m क्रॉस n के लिए आपको बता दिया, तो आप देख लेना कैसे होगा। तो ये तो बात आ गई आपकी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की। उसके बाद एक और डेफिनेशन आपके पास इंपॉर्टेंट।
अब ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो तो ये तो ठीक है, फंक्शन डिफाइन हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पोर्टेंस इसकी कब आती है बेसिकली कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस है, उससे इसका क्या रिलेशन है? और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इतनी खास क्यों है? क्योंकि जो आप आगे भी पढ़ने जा रहे हो ना, रोटेशंस, डायलेशंस, अ, उसके बाद रिफ्लेक्शन, ये सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। एक आप पढ़ोगे ट्रांसलेशन, वो नहीं है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस देखनी है वो लीनियर ही, ठीक है? और वो इनफैक्ट क्या होती हैं, वो मोर जनरली वो तो वेक्टर स्पेस पे डिफाइन होती हैं। तो हम जो ये R2 और R3 ये भी वेक्टर स्पेस है। हमने इस यूनिट में करना तो R2 और R3 के लिए, इनफैक्ट ज़्यादा R2 के लिए ही, लेकिन फिर भी इसकी जनरल डेफिनिशन देख लो। तो जैसे स्पेक्ट्रम की बुक में उन्होंने जनरल डेफिनिशन नहीं दिया है, जो विनेश वाली है इसमें वो डायरेक्ट ही आ गया R2 पे या Rn पे। लेकिन इसकी जनरल डेफिनिशन भी वही है, वहीं से हम डिराइव कर लेंगे R के लिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक फंक्शन है जिसको हम मोस्टली T से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस Vf टू another vector space W, but whose field must be the same as that of the first vector space. एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस तक फंक्शन होता है ये। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों ही वेक्टर स्पेसेस का फील्ड सेम, तभी ये फंक्शन हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। एक फंक्शन होना चाहिए और फर्दर दो प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करे। वो क्या? पहली प्रॉपर्टी ये कि t ऑफ x प्लस वाई जो है वो tx प्लस ty हो फॉर ऑल एक्स वाई इन v। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि t ऑफ अल्फा x बराबर होना चाहिए अल्फा tx फॉर ऑल अल्फा इन f एंड x इन v। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? बड़ी सिंपल और नेचुरल सी प्रॉपर्टीज है। जैसे ये x प्लस वाई किसका एलिमेंट हो जाएगा? v का, क्योंकि v का एलिमेंट है x और y, प्लस करके भी v में ही रहेगा a1 प्रॉपर्टी की मदद से v की जो है। लेकिन जब उस पे t लगेगा तो एलिमेंट कहाँ चला जाएगा? w में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में w का एलिमेंट है। राइट हैंड साइड में x तो v में है, जब उस पे t लगेगा तो ये w का हो गया। y तो v का एलिमेंट है, लेकिन जब उस पे t लगेगा, अप्लाई होगा तो रिजल्ट w में चला जाएगा। तो ये भी w का। तो w और w के दो एलिमेंट्स ऐड होंगे तो रिजल्ट w में। तो ठीक है, ये भी एक w का एलिमेंट और ये भी, तो ये बराबर होने चाहिए। और फर्दर ये t ऑफ अल्फा x, अल्फा इज ए स्केलर, तो स्केलर को तो आप v के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा v का एलिमेंट है, उस पे t लगेगा। तो ये रिजल्ट भी w में ही जाएगा, जब t लग चुका होगा उसके बाद। और tx w में है, तो हाँ w का भी फील्ड यही, अब जरूरत पड़ी कि फील्ड सेम होने चाहिए। यहाँ पे अल्फा x मल्टीप्लाई हो रहा था, अल्फा हो रहा था v के एलिमेंट के साथ। लेकिन राइट हैंड साइड पे x पे t लग चुका है, यानी कि दिस tx इज इन w। उसके साथ भी अल्फा मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो तभी पॉसिबल है अगर ये जो अल्फा इसका फील्ड का एलिमेंट था तो इसका फील्ड भी वही हो, ताकि इसमें भी वो अल्फा मल्टीप्लाई हो सके। तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज हैं किसी फंक्शन में तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। और मोस्टली बहुत सारी ऐसी कॉमन एग्जांपल्स होती हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो हमें खैर ज्यादा नहीं करना, हमें तो इन पर्टिकुलर केस में करना है जब ये जो वेक्टर स्पेस है वो हमारे पास क्या है, R2 या R3, मैं चलो Rn बोल देता हूँ। और ये भी कुछ हमारी पर्टिकुलर ऐसी स्पेस है, से R है, ठीक है? 2 भी हो सकता है, 3 भी, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी, कोई और भी हो सकता है। लेकिन जो हमें क्वेश्चन मोस्टली आएंगे वो इन्हीं पे होंगे, N और M 2 या 3 होंगे, मोस्टली 2, ठीक है? तो यानी फिर से एक बार देख लो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहा जाएगा? T ए फंक्शन फ्रॉम Rn टू Rm, बोथ ऑफ दीज वेक्टर स्पेसेस आर ओवर द फील्ड R। ठीक है, वो हमने लिखा नहीं है लेकिन ऑब्वियस है, Rn का पीछे एग्जांपल लिखना है तो लिख लो। ये Rn जो है ये ओवर द फील्ड R है, और ये जो Rm है वो ओवर द फील्ड R। ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ऐसे जो फंक्शन t होगा जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ये जो भी मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखी, तो इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे ऑन दिस स्पेस Rn, ठीक है? तो उसके एग्जांपल देख लो, जैसे कि अब हम इस क्वेश्चन में ज्यादातर यूजिंग मैट्रिक्स ही किया करेंगे। तो जैसे R2 मैं डिफाइन करता हूँ, लेट t फ्रॉम R2 टू R3 चलो कर लेते हैं, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज t ऑफ R2 पे मैंने डिफाइन करना है, तो इसका मतलब मैं या तो ऑर्डर पे ले सकता हूँ, या जैसे कि मैं इस सेकेंड यूनिट में जो नोटेशन यूज कर रहा हूँ, एक 2x1 मैट्रिक्स ले सकता हूँ। तो से वो मैट्रिक्स है XY, उससे मैंने t लगाया तो मान लो वो ये रिजल्ट, और इमेज मुझे R3 में रखनी है, तो वो मुझे ध्यान रखना है। यानी कि उसको मैं एक ऑर्डर ट्रिपलेट के रूप में भी लिख सकता हूँ ऐसे करके, या फिर
उससे भी बेहतर जो मैं यहाँ पे नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, एज़ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ऑफ 3 क्रॉस 1 मैट्रिसेस। तो 3 रो और 1 कॉलम वाले मैट्रिक्स, तो वो भी R3 का एलिमेंट वहाँ। तो इसको जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लेता हूँ। ये ले लेता हूँ 2x, ये लेता हूँ y, या ये लेते हैं 3y, और ये ले लेते हैं हम से x प्लस y। ठीक है? इस तरह का मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। तो अब आप चेक करो खुद इसको। हम चलो देख लेते हैं कि ये जो है ना t, इस तरह हमने डिफाइन किया, इट इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये देखो, क्या हमने एलिमेंट्स वगैरह ठीक नहीं है? हाँ, ये जो xy है ये R2 का ही एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो हमें इमेज मिली ये R3 में ही है, ठीक है। 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है ना ये, 3 रो है और 1 कॉलम। सो जिसको हम समझ सकते हैं R3 का एलिमेंट, जिसको आपने अगर उस फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो इक्विवेलेंट है इसी के, 2x, 3y, x प्लस y। अब तो ये R3 का एलिमेंट है ना, तो अब इसी को हमने एक दूसरी तरह से एक्सप्रेस करने का तरीका ढूँढ लिया कि 3 क्रॉस 1। अब इस तरह क्यों एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट यही 3 नंबर्स हैं और उनकी ऑर्डरिंग इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्डरिंग तो यहाँ भी मेंटेन्ड है ना, 2x शुरू में था हमने ऊपर लिखा, 3y सेकंड नंबर पे लिखा, x प्लस y यहाँ पे लिखा, और फर्दर जो हम R3 में प्लस करने का तरीका बनाया था ना कंपोनेंट वाइज़, वो मैट्रिक्स में भी वैसा ही होता है। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी जो अल्फा हर जगह मल्टीप्लाई होता था, यहाँ भी वैसा ही होता है। तो आप इन दोनों स्पेसेस को, जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप्स में पढ़ते थे वो आइसोमॉर्फिक है, तो वैसे यहाँ भी वही चीज़ है कि ये दोनों वेक्टर स्पेसेस भी आइसोमॉर्फिक ही हैं। तो इसलिए उसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हो। उससे बस देखने में फ़र्क लगेगा, है बाकी सब सेम स्ट्रक्चर है। तो ये फ़ंक्शन तो बन गया। अब हमें देखना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। उसके लिए हमें चेक क्या करना पड़ेगा? हमें R2 के अंदर देखो हमें दोनों प्रॉपर्टीज़ टेस्ट करनी है। इससे सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी टेस्ट करते हैं। R2 के अंदर 2 एलिमेंट्स लेने हैं। चेक करना अगर T ऑफ सम ऑफ दोज़ 2 एलिमेंट्स इज़ इक्वल टू T ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस T ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो अब x, y हम ऐसे तो लेंगे नहीं, यहाँ पे x से पहले इन्वॉल्व हो गया, तो हम ये ले लेते हैं। अ, अब उस फॉर्म में रखना है तो ऐसे ले लो, x1 y1 कॉमा x2 y2 बिलॉन्ग टू R2। हम चेक करेंगे कि क्या T ऑफ x1 y1 प्लस x2 y2, क्या इसको मैं वैसा लिख सकता हूँ? T ऑफ x1 y1 प्लस T ऑफ x2 y2, इस पे अलग से T, इस पे अलग से T और प्लस। तो वही मुझे चेक करना है, तो वो मैं करता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पास T की इन्फॉर्मेशन तो है एज़ ए फंक्शन, कि इसको किसी x, y पे लगाए तो ये आता है। तो पहले हमें जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आ रही है इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेता हूँ। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ दीज़ 2 वेक्टर्स, ये क्या बनेगा? ये बनेगा x1 प्लस x2, और ये बनेगा y1 प्लस y2। इसमें मैंने T की कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज़ की, सिंपली प्रॉपर्टी यूज़ की है कि ऐसे जो 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होते हैं या R2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ऐड कैसे किया जाता है, यूजिंग कंपोनेंट वाइज़ एडिशन। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में T की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, व्हिच इज़ इक्वल टू, अब हमने T को कैसे डिफाइन किया था कि T ऑफ x y ये चीज़ है, यानी जो इमेज आएगी उसका जो फर्स्ट एंट्री होएगी वो ट्वाइस ऑफ x होएगा, यानी ट्वाइस ऑफ दिस फर्स्ट कंपोनेंट। यानी कि ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा पहले तो वो बनेगा 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का, और ऊपर वाला एलिमेंट आएगा उसका 2x1 प्लस 2। उसके बाद जो उससे नीचे आएगा वो होगा 3y, यानी कि इस केस में y क्या है? y1 प्लस y। सो 3 ऑफ y1 प्लस y, और जो लास्ट कंपोनेंट आएगा x प्लस y, वो इस केस में क्या बन जाएगा? x1 प्लस x2, ये x है और ये है y1 प्लस, और ये पूरा आ जाएगा आपका 3 क्रॉस 1 में। तो अब हमने t ऑफ दिस प्लस दिस उसको उस फॉर्म में हमें लाना है, t ऑफ x प्लस t ऑफ y में, तभी शो होगा ना ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब उसको करने के लिए हम थोड़ा-सा इसको फर्दर सिम्प्लीफाई करते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x1 x2 है क्या? ये पूरे तो R2 के एलिमेंट है, ये पूरा R3 का एलिमेंट है, लेकिन इंडिविजुअली बोला जाए तो x1 x2 आर रियल नंबर्स। 2 is also a real number, and in real numbers distributive property holds, distribution of multiplication over addition। तो ये बन जाएगा ट्वाइस x1 प्लस ट्वाइस x2, ये बनेगा 3y1 प्लस 3y2, और ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। किस बेस पे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से ब्रैकेट्स इर्रेलेवेंट हो जाएंगी, यहाँ जो हमने लगाई है उनसे कोई फर्क। और अब हम चाहते हैं कि
जो x1 वाली चीज़ें थी वो एक तरफ आ गए, उन पे t लगे और जो y1 वाली हैं वो एक तरफ। तो उसके लिए एक माइनर सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी या इसको इसी स्टेप में कर देते हैं। जो मैंने यहाँ पे ये x1 + x2 + y1 y2 लिखा है, इसको मैं भी लिख देता हूँ। तो कोई बात तो यहाँ पे हम लिख देंगे x1 + y1 + x2 + y2। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई? एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई जिससे ब्रैकेट्स हमने इग्नोर की और दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, उससे y1 को हम पीछे ले। अब जो कि नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसा लिख सकते हैं इंस्पायर्ड बाय आवर रिक्वायरमेंट फॉर सेपरेटिंग पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड पॉइंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x1 3y1 x1 + y1 प्लस 2x2 3y2 x2 + y2। ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। आप चेक करो, एडिशन करो, यही आता है। और ऐसा हमने क्यों किया? हमें ऐसा आइडिया क्यों आया करने का? क्योंकि मैं चाहता था कि ये t ऑफ x + t ऑफ y वाली फॉर्म। तो उसके लिए मुझे फर्स्ट मैट्रिक्स था उसको अलग करना था और सेकंड वाले को अलग। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में कैसे एलिमेंट्स थे जिनकी ये सबस्क्रिप्ट में 1 था और सेकंड वाले में 2 थे, तो वो मैंने अलग कर दिया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये चीज़ और ये हमने इस तरह प्लस लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन इन 3 क्रॉस 1 मैट्रिसेस R3 में जैसे हम करते हैं एडिशन। और ये आप देख रहे हो नेक्स्ट स्टेप में है t ऑफ x1 y1, ये और कुछ नहीं बल्कि ये। और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है दैट इज t ऑफ x2 y2। तो इसका मतलब हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से स्टार्ट किया था और हम यहाँ ये मिल गया, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो है, जो हम चेक करते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी वो है। अब सेकंड वाली देखनी है। उसमें क्या करते हैं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, यानी इस केस में R एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू, जो हमने R2 लेना है। अब वी नीड टू चेक वेदर t ऑफ अल्फा इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा t ऑफ एक्स वाई, वो देखते हैं वो है ये। लेकिन वो पता नहीं है या नहीं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें t इस पूरे पे लगाना तो रूल हमें नहीं गिवन। पहले इसको बताओ कि ये कैसा बनता है 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो ये बन जाता है t ऑफ, इधर ब्रैकेट लगा देते हैं ये, तो ये बनेगा t ऑफ अल्फा एक्स अल्फा वाई, ये मैट्रिक्स 1, ठीक है। और अब हम t की डेफिनेशन लगा सकते हैं। t की डेफिनेशन के मुताबिक पहले वाले का 2 हो जाता है, यानी कि एक नया मैट्रिक्स बन जाता है जिसमें यहाँ पे हो जाता है ट्वाइस अल्फा एक्स, यहाँ पे हो जाता है 3 अल्फा वाई, सेकंड वाले का ट्वाइस, और लास्ट में आता है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, जो दोनों एंट्रीज हैं उनका। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया। अब इसको मैं नेक्स्ट अपने ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि वापस से t ऑफ एक्स वाई रहे, अल्फा बाहर है, तो उसके लिए मैं अल्फा यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, 2x 3y x प्लस वाई। देखो इस स्टेप से इस स्टेप तक हम किस बेस पे आए? यूजिंग डेफिनेशन ऑफ t को कैसे डिफाइन किया, और इस स्टेप से इस स्टेप तक कैसे आ रहे हैं? यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन R3 या इन द स्पेस ऑफ 3 क्रॉस 1 मैट्रिसेस, जो दोनों ही स्पेसेस आइसोमॉर्फिक। इस स्टेप से इस स्टेप तक हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के बेस पे, इस जो स्केलर है या जो अल्फा रियल नंबर है वो मैट्रिक्स से बोल दो या R3 जो स्पेस है उसके एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कैसे करो। और ये जो अल्फा है ये तो अल्फा ही हम रखते हैं, ये इट इज नथिंग बट t ऑफ एक्स वाई। तो हमने तो क्या देख लिया, t ऑफ अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा t ऑफ एक्स। तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी इज आल्सो फुलफिल्ड। तो आपने एक एग्जांपल देख ली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये देखो काफी ऐसे नेचुरल सी एग्जांपल है। t ऑफ दिस इज इक्वल टू, हमने जैसे डिफाइन किया कि ट्वाइस ऑफ x1 ले लो, थ्राइस ऑफ सेकंड कंपोनेंट ले लो, और लास्ट में x प्लस वाई ले लो। तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऐसे बहुत सारी बनेंगी। इनफैक्ट आप आगे एग्जांपल्स भी देखना बुक में, वो सब फंक्शन जिसमें
R2 के जो एंट्रीज़ हैं, जैसे कि एक्स, वाई जो कंपोनेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उन पे स्केलिंग, स्क्वायर रूट या कुछ कांस्टेंट की एडिशन ये नहीं इन्वॉल्व होता। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है जैसे या 2 से मल्टीप्लाई हुआ या 3 से, आपस में प्लस माइनस होता है। तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करते हैं। तो अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि इन ट्रांसफॉर्मेशंस को आप जो भी हमने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके भी आप R2 से R2 तक जा सकते हो या R2 से R3 तक जा सकते हो। तो इन ट्रांसफॉर्मेशंस को उस मैट्रिक्स से कैसे रिलेट करना है, ठीक है? और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो आपकी इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, डेरिवेशंस वगैरह, ये हमने कैसे बनानी है, ठीक है? तो वो चलो नेक्स्ट में होगा। थैंक यू।